हेलो दोस्तों, आज हम मैथ्स पेडागोजी गणित शिक्षण शास्त्र की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले गणित में प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल दोनों के सिलेबस यहाँ पे जैसा कि मेंशन है। सेकेंडरी लेवल मतलब सेकेंड पेपर के सीटेट के मेंशन है, तो देख लीजिएगा। टॉपिक जैसे लॉजिकल थिंकिंग है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग है, मैथमेटिक्स कम्युनिटी एंड लैंग्वेज है, एरर दे रखे हैं, डायग्नोसिस दे रखे हैं, रेमेडियल टीचिंग दे रखे हैं, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन द करिकुलम, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। दूसरे वाले में है रेमेडियल टीचिंग है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग दे रखी है, और फिर उसके बाद है कम्युनिटी मैथमेटिक्स दे रखे हैं, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम दे रखा है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स और इवैल्यूएशन दे रखा है। जैसा कि हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख सकते हैं, है ना। तो मैंने आपको दोनों में बता दिया है। ये नाम हिंदी इंग्लिश में ही बताए हैं, हिंदी में साइड में लिखा हुआ है और आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं जो लेक्चर लूँगा वो बाइलिंगुअल लूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में जो पेडागोजी है, मैथमेटिक्स पेडागोजी है, उसे क्यों पढ़ाना चाहिए। सबसे पहले गणित कैसे पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए, कब पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले ये बात है। तो कैसे पढ़ाना चाहिए उसका जवाब कौन देगा? एनसीएफ देगा। कौन देगा? एनसीएफ। एनसीएफ दैट मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क देगा। कौन देगा? फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ये देगा। इसकी सिफारिशों से हम चलाएंगे कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ानी है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने क्या दिया? एनसीएफ में विजन डॉक्यूमेंट्स दे रखा है। क्या है? विजन डॉक्यूमेंट्स दे रखा है। उसमें बताया है कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ानी है, ठीक है। मैथमेटिक्स कैसे पढ़ानी है, क्या अप्रोचेस लगाने हैं, टीचिंग एड्स क्या रखनी है, इवैल्यूएशन का तरीका कैसे रखना है, डेली लाइफ से कैसे यूज करना है, ये सारी बातें कौन बताएगा? ये विजन डॉक्यूमेंट्स किसके? एनसीएफ 2005 की, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। सबसे पहले एनसीएफ 2005 ने क्या करा है कि एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। रियल लाइफ के एग्जाम्पल दिए हैं, रियल लाइफ के बहुत सारे मोरालिटी वाले क्वेश्चन दिए, जैसे सोहन और सैयद। ये मतलब सोहन और सैयद, इसका मतलब क्या है? सोहन और सैयद का मतलब क्या कहने की धर्मनिरपेक्षता का भी ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है इनसे, ठीक है। और ऐसा क्या होना चाहिए कि कैसी लर्निंग होनी चाहिए? मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। मैथ्स पढ़ाने के दौरान में बच्चों को ये लगे कि मीनिंगफुल है, उनके लाइफ से रिलेटेड है और फ्यूचर ओरिएंटेड है, ठीक है। और मैथ्स में सबसे ज्यादा क्या है? एक्टिविटीज को, गतिविधियों में बढ़ावा देना चाहिए। सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? बढ़ावा देना किस में चाहिए? गतिविधियों में, एक्टिविटीज में। फिर उसके बाद है बच्चों को कैसा होना चाहिए? खुद की नॉलेज बढ़ानी चाहिए, स्वयं निर्माण करके सीखना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट इसको कहते हैं, निर्माणवाद, ठीक है। फिर उसके बाद एजुकेशन में सुधार लाके कैसा होना चाहिए? क्लासरूम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए। इस प्रकार हम सुधार करेंगे। पहले एनसीईआरटी में सुधार करा, डेली लाइफ में। फिर उसके बाद मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए ताकि बच्चे पता चले। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी तो बच्चे क्या होंगे? हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करेंगे। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग होगी, उसको बढ़ावा दिया जाएगा तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करेंगे। और फिर जब हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करेंगे तो वो भाई अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर निर्माणवाद का कंसेप्ट आ जाएगा, और जब खुद निर्माणवाद करेंगे तो उससे ये सारे प्रोसीजर क्या कहलाएंगे? ये चारों मिलके क्या बना देंगे? कैसा एनवायरनमेंट बना देंगे? क्लासरूम कैसा बना देंगे? चाइल्ड सेंटर बना देंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो इसको नोट कर लीजिए। आ जाते हैं गणित के लक्ष्य क्या है, गणितीय लक्ष्य क्या है। दो टाइप के लक्ष्य हैं, एक तो नैरो एम है और एक कैसा एम है? हायर एम है। संकीर्ण लक्ष्य है और उच्च लक्ष्य है।
संकीर्ण लक्ष्य में क्या क्या आते हैं भाई? सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाना है? संख्या सिखानी है, फिर जोड़ सिखाना है, फिर घटा सिखाना है, फिर मापना है, मेजरमेंट के कंसेप्ट सिखाने हैं, फिर दशमलव के कंसेप्ट सिखाने हैं, फिर धन, फिर घड़ी। देखो घड़ी देखना आना चाहिए। संख्या से जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी चीजें हैं, फिर टेबल है, फिर जोड़ घटाना, प्लस माइनस, और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये सारी चीजें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। डेसिमल आना चाहिए, डेसिमल दशमलव आना चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। मनी से रिलेटेड कि भाई कंसेप्ट आने चाहिए, घड़ी से रिलेटेड, क्लॉक से रिलेटेड कंसेप्ट आने चाहिए, मेजरमेंट से रिलेटेड कि भाई 10 मीटर कपड़ा है, उसमें से 3 मीटर कपड़ा निकाल लिया गया तो कितने बचेंगे? 7 मीटर कपड़ा बचेगा। ये सारे कंसेप्ट आने चाहिए बच्चे को। तो ये है, ये जब हम सिखाते हैं बच्चे को तो ये कौन से एम के तहत आता है? ये आता है नैरो एम के तहत आता है। कैसे कौन से एम के तहत आता है? नैरो एम के तहत आता है, ठीक है। और हायर एम क्या है? उच्च लक्ष्य क्या है मैथमेटिक्स में? तो उच्च लक्ष्य है कि भाई बच्चे सबसे पहले तर्क सम्मत हो, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग आनी चाहिए उनमें। कैसी आनी चाहिए? लॉजिकल थिंकिंग आनी चाहिए, थिंकिंग। और फिर उसके बाद समस्या को सुलझाना आना चाहिए उसको, प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम आना चाहिए उनको, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम आना चाहिए उनको, ठीक है ना, कि भाई सोच सके प्रॉब्लम के बारे में, अनुमान लगा सके, एक तरीके से प्रश्न बना सके। मैथ्स के एक प्रश्न बनाना भी एक तरीके से अगर प्रश्न बनाना है तो हायर ऑर्डर थिंकिंग है बच्चे की, ठीक है ना भाई, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हायर लक्ष्य क्या है इसके? उच्च लक्ष्य की प्राप्ति कैसे किया जा सकेगा? सबसे पहले उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ बिंदुओं पर बल देना अनिवार्य है। कौन कौन से बिंदु हैं देख लेते हैं भाई। सबसे पहले बच्चे को क्या है? महत्वाकांक्षी बनाना है, एम्बिशियस बनाना है कि भाई ताकि वो इंटरेस्ट मिले, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट लगे, मैथ्स जो है मैथ्स करने में उनको इंटरेस्टिंग लगे। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? कोहेरेंट बनाना है, सुसंगत बनाना है उनको, सब कुछ मिलाकर पढ़ना है। जैसे एलजेब्रा और मेजरमेंट पढ़ा के सिखाना है। जैसे मेजरमेंट और एलजेब्रा को कैसे मिला के पढ़ा सकते हैं कि भाई a+b का होल स्क्वायर को मेजरमेंट के कंसेप्ट में अप्लाई कर सकते हो। जैसे a+b के होल स्क्वायर को मेजरमेंट के कंसेप्ट में अप्लाई कर सकते हो। मेजरमेंट क्या है? रोड, जमीन का स्क्वायर फीट होता है, तो 100 स्क्वायर फीट का मतलब क्या है? तो ये यहाँ पे 199 जैसे है, 99 है, या 99 को हटाओ 102 है, 102 है। a+b के होल स्क्वायर पे हम कैसे कर देंगे? 102 है, 102 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो दैट मीन्स क्या है? 100 प्लस इसका होल स्क्वायर कर दो। तो आपने क्या करा है? मैथ्स और मेजरमेंट को और एलजेब्रा को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो मतलब मैथ्स के अदर ब्रांचेस को भी जोड़ना है। सबसे पहले महत्वाकांक्षी बनाना है उनको, मतलब महत्वाकांक्षी मतलब एम्बिशियस बनाना है रिलेटेड टू मैथ्स प्रॉब्लम। फिर उसके बाद कोहेरेंट बनाना है उनको। फिर कोहेरेंट बनाने के बाद है बच्चों को गणित पढ़ने में महत्वपूर्ण लगे, उनको इम्पोर्टेंट लगे। बच्चे जो मैथ्स पढ़े ना, गणित पढ़े, उनको इम्पोर्टेंस लगे कि भाई हाँ ये फ्यूचर ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। अब ट्विन कंसर्न इन मैथमेटिक्स, गणित में जुड़वा महत्व। ट्विन कंसर्न क्या है ये? देखो भाई, सबसे पहले बच्चे को मीनिंगफुल व्यस्त रखना है। इंगेज ईच चाइल्ड माइंड, बच्चे के मस्तिष्क को, दिमाग को, माइंड को क्या है? इंगेज करना है, मीनिंगफुल। कैसा है? बकवास के लिए नहीं, मीनिंगफुल के लिए इंगेज करना है। फिर दूसरा कंसेप्ट क्या है? बच्चे को रिसोर्स डेवलप चाइल्ड रिसोर्सेज, मतलब बच्चे को बिजी रखना है, उसके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट संसाधनों का उपलब्ध कराना अनिवार्य है। भाई सबसे पहले क्या है? मीनिंगफुल बिजी रखना है, पहला मीनिंगफुल बिजी रखना है। और अनदर थिंग क्या है? उसको है इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देने हैं,
रिसोर्सेज, संसाधन प्रोवाइड करने हैं, मीनिंगफुल, बिजी रखना है और रिसोर्सेज देने हैं, ठीक है, संसाधन मुहैया करवाना है। आगे आ जाते हैं, गणित कक्षा में कैसा माहौल होना चाहिए। माहौल कैसा होना चाहिए, मतलब वहाँ पे बच्चे कैसे सीखें, किस हिसाब का माहौल होना चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। सबसे पहले भाई टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि बच्चे डरे ना, नो फियर। क्लासरूम में क्या होना चाहिए, नो फियर। फिर उसके बाद गणित सॉल्व करने में मजा है, बच्चे इंटरेस्ट लें गणित सॉल्व करने में, ऐसा नहीं है कि बोरिंग महसूस करें। गणित सॉल्व करने में उनको क्या होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, मजा आए। रटने पे, रोट लर्निंग पे सबसे बड़ा रोक होना चाहिए, रोक होना चाहिए यहाँ पे, रटने पे रोक होना चाहिए, ठीक है, मनाही होनी चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। कैसी लर्निंग होनी चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, यू नो। और फिर उसके बाद असेसमेंट के नए नए तरीके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई पेन पेपर वाला टेस्ट ले लो, अलग अलग असेसमेंट के तरीके होने चाहिए। मूल्यांकन के बच्चों के टेस्ट लेने के अलग अलग तरीके होने चाहिए। खेल विधि द्वारा टेस्ट भी ले सकते हो आप, कई सारी विधियों द्वारा टेस्ट ले सकते हो, आप ऑब्जर्व करके भी टेस्ट ले सकते हो। टेस्ट लेने के न्यू तरीके होने चाहिए, न्यू वे ऑफ टेस्टिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाओ, बच्चे गणितीय समस्याओं का निर्माण कर सके। सबसे पहली बात है, बच्चे गणितीय समस्याओं का निर्माण कर सके, पोजिंग प्रॉब्लम्स कर सके। उन्हें इस लायक बनाना है, ठीक है ना, इस लायक इन्हें बनाना है। बच्चों को कैसे बनाना है कि वो गणितीय समस्या मतलब गणित के प्रश्न बना सके, ऐसा बनाना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, गणितीय गुणवत्ता वाली शिक्षा होनी चाहिए, मतलब इनकी क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। कैसे है, मैथ्स की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। क्वालिटी एजुकेशन होगा तो बच्चे अपने आप उनसे इंटरेक्ट होंगे और इंटरेस्ट भी दिखाएंगे उसमें। और गणित की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अफोर्डेबल। वैसे तो एनसीएफ ने सारी शिक्षा को अफोर्डेबल बताया है, लेकिन यहाँ पे हम गणित पेडागोजी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पेडागोजी पढ़ रहे हैं, इस वजह से अफोर्डेबल गणित के लिए बोला गया, ठीक है। और 8 साल तक के बच्चे को क्या होना चाहिए, हायर एम की तरफ बढ़ जाना चाहिए, उसको हायर एम प्राप्त करने के लिए बढ़ जाना चाहिए। अब सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है मैथमेटिक्स की क्लास में, सबसे पहले भाई बच्चे फेल होने से डरते हैं, ठीक है, अनुत्तीर्ण होने से डरते हैं। दूसरा है क्या है कि हमारा जो करिकुलम है और असेसमेंट है दोनों रोट लर्निंग पे बेस्ड है, रटने पे बेस्ड है, इस वजह से भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बच्चे ना समझ सकते हैं, क्योंकि असेसमेंट और करिकुलम इनका जो भी है, मूल्यांकन और पाठ्यचर्या, ये दोनों रटन अधिगम पे बेस्ड है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, अनट्रेंड टीचर भी हो सकते हैं। जो टीचर है उनको बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं ले पाते हैं, नॉलेज है लेकिन एग्जाम्पल नहीं ले पा रहे हैं, तो समय समय पे सेमिनार होते हैं, आपने अगर देखा होगा, सुना भी होगा, तो टीचर सेमिनार पे जाते हैं समय समय पे। क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको बार बार ट्रेंड किया जाता है एग्जाम्पल्स के लिए, उन्हें अपनी नॉलेज इन्हेंस करने के लिए भी मौका दिया जाता है, उनकी टीचिंग स्टाइल को इन्हेंस करने के लिए सेमिनार प्रोवाइड किया जाता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन है, ये जो कोष्ठीयकरण है, एक ये भी कारण है। पांचवी से लेके कक्षा पांचवी से पहली से लेके पांचवी तक के जो बच्चे हैं उनकी बुक अलग है, जब 6th क्लास में आएंगे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, बड़ा बिग चेंज आ जाता है, इस बीच में बिग चेंज आ जाता है। ऐसे 8 तक कोई चेंज नहीं होता, 6 से 8 तक तो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 9 से 10 तक में बुक में चेंजेस आ जाते हैं, कंसेप्ट अलग अलग हो जाते हैं, हैवी कंसेप्ट हो जाते हैं, ये छोटे रहते हैं और ये ये बड़े हो जाते हैं। 8 क्लास की बुक देखोगे और 9th क्लास की बुक में बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बच्चे परेशान होते हैं इनसे, क्योंकि नया सा कंसेप्ट लगता है उनको सारी चीज़ें।
तो उसमें भी टीचर्स को क्या चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि ये ब्रीज का काम है, तो इस टाइम में इनको बच्चों को बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देके, रियल लाइफ से, वास्तविक जिंदगी से जुड़े हुए एग्जाम्पल देके उनको पढ़ाना चाहिए। ठीक है। और मैथ्स में लिंग संबंधी रूढ़िता भी है कि भाई लड़के के, बॉयज के मैथ ठीक होते हैं और गर्ल्स की मैथ खराब होती है, ये भी टीचर के मन में भावना होती है और बच्चों के धीरे धीरे बच्चों के अंदर भी ये भावना डेवलप हो जाती है, तो ये भी गलत है। तो जैसा कि मैंने समझाया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम्स क्या है। एक प्रॉब्लम्स और भी है कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा टॉपिक पढ़ाने पड़ जाते हैं, एक साथ में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाने पड़ जाते हैं। तो अब नेशनल करिकुलम ने ये सारी चीज़ें क्या देखे है कि एनसीएफ ने कि भाई ये बहुत ज़्यादा टॉपिक पढ़ाने की जगह पे क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए कि भाई 10 टॉपिक ना करो, आप 3 टॉपिक करवाओ, लेकिन बहुत अच्छे से करवाना है। तो उन्होंने टॉपिक पे भी डिडक्शन करा है। ठीक है। अब आ जाते हैं डेविड व्हीलर, ये कौन है? ये कहते हैं कि भाई मैथ्स में गणितीयकरण होना चाहिए बच्चों का, बच्चों के दिमाग का गणितीयकरण, मैथमेटाइजेशन करना चाहिए, मैथमेटाइजेशन करना चाहिए बच्चों के माइंड का। ठीक है, गणितीयकरण करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि बच्चे गणित में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, मैथ्स में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। तो वास्तविक जीवन के लिए गणित शिक्षण क्या होना चाहिए, कैसे रियल लाइफ से जोड़ें गणित को? तो भाई उसका जवाब कौन देगा? एनसीएफ देगा। कौन देगा जवाब? एनसीएफ देगा। एनसीएफ कैसे? एनसीएफ ने कहा है कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के देखना है। जैसे हम गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, उसमें संख्या से या अलजेब्रा से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हम हिंदी भी पढ़ लेते हैं या इंग्लिश भी, कोई लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं या एनी लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं साथ साथ में। ठीक है। उसके साथ साथ में हम मोरल वैल्यू भी पढ़ लेते हैं, मोरल वैल्यू का कंसेप्ट भी डेवलप कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गणित को इंटीग्रेटेड मैनर में एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ना है। ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ना है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। एक सब्जेक्ट मतलब गणित नहीं करना, गणित के साथ में हिंदी भी, मोरल वैल्यू पे भी ध्यान देना है, लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है और सारी चीजें। तो जितने मैक्सिमम हो सके वैसे जोड़ के पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट को कैसे रियल लाइफ से जोड़ के हम पढ़ सकते हैं। देखो भाई, फ्रैक्शन का अगर मुझे एग्जांपल देना तो मैं सबसे पहले रियल लाइफ में तरबूज दिखाऊंगा, सेब दिखाऊंगा, उसके बाद संतरे दिखाऊंगा। जस्ट सपोज करूंगा, मैं बोलूंगा भाई ये तरबूज है, इसके इतने टुकड़े हो रहे हैं, देखो ये तरबूज के जैसा कि फिगर में एनिमेशन में दिखाया है कि भाई ये टुकड़े हैं, ऐसे टुकड़े हो रहे हैं। तो हम एक एक टुकड़े का नाम दे सकते हैं और उनसे क्या है कि रियल लाइफ से रोटी का एग्जांपल ले सकते हैं। फ्रैक्शन के लिए रोटी सबसे बेहतर है, रोटी का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक रोटी है, अब रोटी में आधी रोटी बड़े भाई ने ले लिए, आधी रोटी छोटे भाई ने, तो आधी को कैसे 1/2, एक रोटी थी उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक रोटी थी 2 टुकड़े कर दिए। एक रोटी किसने लिए? गोलू ने लिया, और एक रोटी को किसने लिया? दिलीप ने ले लिया। तो इसका मतलब क्या है? आधी आधी रोटी, एक रोटी का आधा पार्ट इसने लिया, आधा पार्ट ऐसे लिया। तो फ्रैक्शन का कंसेप्ट भी हम कर सकते हैं। संतरे से भी फ्रैक्शन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें रियल लाइफ की हैं। और कौन सा टॉपिक है? देखो भाई, ज्योमेट्री को कैसे सबसे पहले बच्चों से पूछा जाएगा, आपने फुटबॉल देखा है, फुटबॉल से आप कौन सा है गोला बना सकते हो, स्फेयर बना सकते हो। फिर उसके बाद ट्यूब देखा है, इससे बेलन बना सकते हो, बेलन सिलेंडर बना सकते हो। थाली है, थाली का कैसा कंसेप्ट होगा? ये भी बेलन का ही होगा, थोड़ा सा चिपटी हुई थाली का। बोर्ड का कैसे होगा? क्यूबॉइड का हो सकता है, क्यूबॉइड मतलब घनाभ का हो सकता है। तरबूज का कैसे होगा? ये हाइपरबोला वगैरह के कंसेप्ट बता सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं, इसको गोले में ही रखेंगे। ठीक है। तो ये सारी टाइप की फिगर को आप समझा सकते हो, 2D फिगर भी समझा सकते हो और 3D फिगर भी समझा सकते हो। बच्चों को हम क्या समझा सकते हैं? शेप का कंसेप्ट समझा सकते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, इस वे में। फिर सिमेट्री का कंसेप्ट भी बता सकते हैं हम। सिमेट्री का कंसेप्ट कैसे बता सकते हैं? देखो भाई, सबसे पहले तरबूज है, एक तरबूज है, जैसे उसको मैंने आधा काट दिया,
तो एक टुकड़ा यहाँ से बीच से लाइन गई तो एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्री का कंसेप्ट है। जैसे ये पतंग है, पतंग को बीच में से काट दिया गया तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है, तो ये भी कंसेप्ट बताया जा सकता है। पैंट्स हो सकते हैं, पैंट्स मतलब आदमी जो पैंट पहनता है, प्रेस करने के दौरान में भी बच्चे क्या देखते हैं कि एक पैंट का जो टांग है दूसरे वाले पर रख दिया जाता है और फिर प्रेस किया जाता है, तो एक सिमेट्री का कंसेप्ट है। चप्पल एक दूसरे के सेम है। फिर उसके बाद परसेंटेज पे आ जाओ। परसेंटेज को भी कैसे हम कर सकते हैं, परसेंटेज को भी हम सेव वाले कंसेप्ट से करवा सकते हैं। जैसे सेव के कंसेप्ट से परसेंटेज को, या सबसे बेहतर मुझे लगता है रोटी के कंसेप्ट पे ही आ जाओ फिर से। ये हाफ है, ये हाफ है, तो टोटल अगर 100 है तो इस भैया को कितना मिला, 50 मिला, इसको कितना मिला, 50 मिला, क्योंकि आधा आधा हुआ है। तो ऐसे प्रतिशतता का भी कंसेप्ट हम रोटी से दे सकते हैं। और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, तरबूज दे रखा है, तरबूज से भी दे रखा है। तो ये सारी चीजें रियल